अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट 4 को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि जिस प्रकार किसी सेना को छोटी-छोटी टुकड़ियों में बाँटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में ह्रास हो जाएगा। उपरोक्त युक्त को कहा जाता है। ए है सादृश्यता, बी है निगमनात्मक, सी है आंकड़ात्मक और डी है कारणात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सदृश्यता। नेक्स्ट सवाल है, नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसी विलक्षणता को दर्शाता हो जो अपने में आगमनात्मक ना हो। ए है आधारिका से निष्कर्ष के निकालने का दावा किया जाता है। बी है निष्कर्ष कारणात्मक संबंध पर आधारित होता है। सी है निष्कर्ष अंततः आधारिका से निकलता है। डी है निष्कर्ष प्रेक्षण एवं प्रयोग पर आधारित होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, निष्कर्ष अंततः आधारिका से निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि दो प्रस्तावों जिनका कर्ता और कर्म शब्द एक से हैं तो उन दोनों को सही माना जाता है, परंतु ये दोनों गलत नहीं हो सकते। इन दोनों प्रस्तावों के बीच के संबंध को क्या कहेंगे? ए है अंतर्विरोधात्मक, बी है विरोधी, सी है उपविरोधी और डी है अधीनस्थ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उपविरोधी। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वो 2 तथा 7 को छोड़ता जाता है। उसने गिनती में कितने आंकड़े लिखे हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कुल 32 आंकड़े लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल है, नीचे एक रेखा चित्र दिया जा रहा है जिसमें 3 वृत्त हैं, ए, बी और सी, जो कि परस्पर संबंध है। वृत्त ए भारतीयों के किसी वर्ग का प्रतिनिधि है, बी वृत्त वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है और वृत्त सी राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पी, क्यू, आर, एस विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दर्शाता हो जिसमें भारतीय वैज्ञानिक जो राजनीतिज्ञ ना हो रहते हों। तो इसका जो सही जवाब होगा कूट में देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा वो केवल एस होगा। जैसे कि ये हमारे भारतीय हैं और इधर ऊपर वाला राजनीतिज्ञ है, तो ये हमारा एस जो है ये राजनीतिज्ञ में नहीं जाएगा, तो इसलिए केवल एस सही है। नेक्स्ट सवाल है, नीचे 2 आधार वाक्य दिए लिखे गए हैं और इनसे निकले 4 निष्कर्ष भी दिए गए हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो आधार वाक्यों यानी अलग और संयुक्त रूप से ये दर्शाए कि ये निष्कर्ष सही रूप से प्रदत्त आधार वाक्यों से ही प्राप्त हुए हैं। तो आधार है वाक्य, ए सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, बी है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो निष्कर्ष की तरफ हम लोग आते हैं। ए है कोई बिल्ली स्तनधारी नहीं है, दो है कुछ बिल्लियाँ स्तनधारी हैं, सी है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है और चौथा है कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 और 4। जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है और कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निर्देश प्रश्न संख्या 7 से 11 निम्नलिखित तालिका को ध्यान से पढ़िए और इस तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्रोत के अनुसार किसी देश में शुद्ध संचित क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर,
तो हम लोग तालिका को अब देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ष एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ है सरकारी नहर, दूसरी तरफ है निजी नहर, तालाब, नलकूप तथा अन्य कुएँ, अन्य स्रोत और कुल। इस तरह से आप लोग इस सारणी को देखिएगा और इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2002 और 3 से 2003 और 4 के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? ए है सरकारी नहर, बी है तालाब, सी है नलकूप तथा अन्य कुएं और डी है अन्य स्रोत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अन्य स्रोत। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचित सिंचाई से सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है? ए है 1998 से 99 में, बी है 2000 से 2001 में, सी है 2003 से 2004 में और डी है 2005 से 2006 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2005 से 6 में। नेक्स्ट सवाल है, तालिका में दिए वर्षों एवं समंकों को देखकर बताएं कि सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ए है सरकारी नहर, बी है निजी नहर, सी है नलकूप तथा अन्य कुएं और डी है अन्य स्रोत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सरकारी नहर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस वर्ष कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था? ए है 1998 से 99, बी है 2000 से 2001, सी है 2002 से 2003 और डी है 2004 से 2005। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2002 से 2003। नेक्स्ट सवाल है, 1997 से 2005 और 6 की अवधि में सिंचाई के निम्न में से किस स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी प्रतिशत दर्ज हुई है? ए है सरकारी नहर, बी है निजल नहर और सी है तालाब और डी है अन्य स्रोत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तालाब। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार की छाया यानी बिंदु रेखन नहीं है? ए है पीएनजी, बी है जीआईएफ, सी है बीएमपी और डी है जीयूआई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जीयूआई। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम वेब ब्राउज़र है? तो ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी है नेटस्केप और सी है वर्ल्ड वाइड वेब और डी है फायरफॉक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट सवाल है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब रोम। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? मतलब MAC एड्रेस, बी है हार्डवेयर एड्रेस, सी है फिजिकल एड्रेस, डी है IP एड्रेस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, IP एड्रेस। ये अलग है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान कीजिए। तो ए है, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 202.50.20.418। ये IP एड्रेस की पहचान है। नेक्स्ट सवाल है, FTP इस संक्षिप्त रूप से क्या भाव है? तो ए है फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, बी है त्वरित स्थानांतरण प्रोटोकॉल, सी है फाइल परिमार्गन प्रोटोकॉल और डी है फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर हाल ही के समय में नगरीय कोहरे में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? ए है पेरिस, बी है लंदन, सी है लॉस एंजल्स और डी है बीजिंग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बीजिंग। नेक्स्ट सवाल है, ताज़ा ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है? ए है नगरीय क्षेत्रों में प्रवाह, बी है कृषि फार्मों से प्रवाह, सी है मलजल का
बहिस्राव और डी है औद्योगिक जल का बहिस्राव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मल जल का बहिस्राव। नेक्स्ट सवाल है, लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें ए, ए है भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है, बी है ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं और सी है जल की बलवती लहरें उठती हैं, डी है ज़बरदस्त हवाएं और बलवती लहरें उठती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 बिलियन है। मान लीजिए कि भारत में बिजली की औसत खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 30 मेगाजूल है। यदि इस खपत को कार्बन आधारित ईंधनों से पूरा किया जाए और कार्बन उत्सर्जन की दर 15 इंटू 10⁶ किलोग्राम प्रति किलोमीटर जूल हो तो भारत से प्रति वर्ष कुल कार्बन उत्सर्जन कितना होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोग बताइएगा कमेंट सेशन में। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ए है पर्यावरण, बी है जल संसाधन, सी है गृह मामले और डी है रक्षा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गृह मामले। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 है बाढ़, पर्याप्त अवधि में वर्षा का ना होना, बी है सूखा, धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना और सी है भूचाल, एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं और डी है ज्वालामुखी, अति वर्षा एवं जल का असमान वितरण। कूट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3, पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और ज्वालामुखी का 3। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है? ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में ये सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे ना बढ़ने दिया जाए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक से आगे ना बढ़ाया जाए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया है? ए है चेयरमैन, बी है डिप्टी चेयरमैन, सी है योजना राज्य मंत्री और डी है सदस्य सचिव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, डिप्टी चेयरमैन। नेक्स्ट सवाल है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? ए है संघ सूची में, बी है राज्य सूची में और सी है समवर्ती सूची में और डी है अशेषी सूची में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ए है पांडिचेरी विश्वविद्यालय, 2 है विश्व भारती, 3 है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय और 4 है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन प्रदत्त कोड से करें। एक है देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है, 2 है वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है और तीसरा है वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है और चौथा है भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत
जादूगुड़ा है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? ए है असम विश्वविद्यालय, बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, सी है हैदराबाद विश्वविद्यालय और डी है पांडिचेरी विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? ए है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। दो है भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। और तीन है राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधन बोर्ड के कुछ सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। चौथा है, राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक, दो और तीन। नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तुत कथन पर विचार कीजिए जिनमें दो तर्क एक और दो हैं। कथन, भारत में एक सशक्त एवं सुदृढ़ लोकपाल होना चाहिए। तर्क है, हाँ, ये नौकरशाही में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दो है, नहीं, ये ईमानदार अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने से हतोत्साहित करेगा। तो कूट है, केवल तर्क एक ही प्रबल है। दो है, केवल तर्क दो ही प्रबल है। सी है, दोनों तर्क प्रबल हैं। और डी है, दोनों तर्कों में से कोई भी प्रबल नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल तर्क एक ही प्रबल है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? ए है व्याख्यान, बी है विचार विमर्श, सी है निरूपण और डी है वर्णन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, निरूपण। नेक्स्ट सवाल है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकृत से और बी है व्यवहार संबंधी विकृत से और सी है पठन विकृत से और डी है लेखन विकृत से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पठन विकृत से है। नेक्स्ट सवाल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? ए है INF IBNET और बी है कॉन्सोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, सी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और डी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉन्सो कॉन्सोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि ये होगा। ए है प्रभावी, बी है संज्ञानात्मक, सी है भावात्मक और डी है चयनात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भावात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो ये है, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, बी है विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो, सी है कक्षा में पूर्ण शांति हो, डी है विद्यार्थी अपनी कापियों में नोट्स ले रहे हों। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक थीसिस यानी शोध प्रबंधन में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। ए है परिशिष्ट में, बी है एक अलग अध्याय में, सी है अंतिम अध्याय में और डी है मूल पाठ में ही। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल पाठ में ही। नेक्स्ट सवाल है, शोध प्रबंध कथन है। एक प्रेक्षण है, एक तथ्य है, दृढ़ कथन है और डी है विचार विमर्श है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दृढ़ कथन है। नेक्स्ट सवाल है, मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में ये समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं कि पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है? ए है सकारात्मक चिंतन फलक, बी है आलोचनात्मक चिंतन फलक, सी है प्राकृतिक चिंतन फलक और डी है विवेचनात्मक चिंतन फलक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विवेचनात्मक चिंतन फलक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है? ए सामान्य यादृच्छिक और बी है सौदेश
और सी है व्यवस्थित, डी है स्तरबद्ध। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सौदेश। नेक्स्ट सवाल है, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। यह है स्थानन, बी है नैदानिक, सी है रचनात्मक और डी है संकलनात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रचनात्मक। नेक्स्ट सवाल है, तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। ए है संकल्पनात्मक, बी है क्रियात्मक और सी है मौलिक, डी है अनुभविक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रियात्मक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक यानी पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया है। ए है पीटर हैगेट्स और बी है वॉन थोनेन और सी है थॉमस कुहन और डी है जॉहन के राइट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, थॉमस कुहन। नेक्स्ट सवाल है, निर्देश प्रश्न संख्या 45 से 49, निम्नलिखित अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़ें एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पारंपरिक भारतीयों मूल्यों का अवलोकन व्यक्ति एवं परिसीमित भौगोलिक क्षेत्र में बसे लोगों अथवा समूहों जो समान नेतृत्व प्रणाली का लाभ उठाते हैं, जिसे हम राज्य कहते हैं, दोनों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। विभिन्न ऐतिहासिक उद्गम स्थलों के सामाजिक समूह जो एक दूसरे से भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भाव से जुड़े हुए हैं, परंतु सामाजिक रूप से विचारात्मक अथवा भाषात्मक आधार पर आत्मीकृत नहीं है, फिर भी वे शांतिपूर्वक अथवा अत्यंत शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की भावना से रहते हैं। जो भारत राज्य की मुख्य विशिष्टता है, आधुनिक भारतीय विधि कुछ ऐसे नियमों को निर्धारित करेगी जिसका संबंध मुख्यतः पारिवारिक व्यवस्था से है, जैसे कि लंगोट किस प्रकार पहनी जाती है अथवा पगड़ी किस तरह बांधी जाती है, क्योंकि इस आधार पर एक क्षेत्रीय समूह के सदस्य के रूप में वादियों की पहचान की जा सके एवं उन्हें अपनी पारंपरिक विधियों को अपनाने का अवसर प्राप्त हो सके। हालांकि उनके पूर्वजों ने वो क्षेत्र 3-4 शताब्दियों पूर्व ही छोड़ दिया था। उपरोक्त प्रयुक्त शब्द राज्य से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति और राज्य के बीच संघर्ष हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये स्थिति कम से कम विदेशी राज्य की स्थापना से पूर्व न थी। जिस प्रकार राज्य की प्रभु प्रभुसत्ता की अवधारणा या चर्च राज्य द्विभाजन भी नहीं था। आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्षता का एक विशिष्ट लक्षण ये है कि राज्य से ये अपेक्षा है कि प्रत्येक धर्म को न्यायजनक आदर व समर्थन प्राप्त होगा। भारत की सुविख्यात सहनशीलता के इन अभिमंत्रित पहलुओं ने भारतीय शासकों ने धार्मिक समूहों पर कदाचित ही अत्याचार किया। ये अपवाद न होकर नियम था। 16वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली व अन्य यूरोपीय आगंतुकों को एकदम प्रभावित किया है। इस प्रकार से वे अन्य प्रकार से उस पर पड़ने वाले प्रभावों के फलस्वरूप ही थॉमस मोर की रचना यूटोपिया के मूल ढांचे की रचना की गई है। आधुनिक भारत में ऐसा कुछ अधिक नहीं है जो यूटोपियन आदर्श प्रतीत हो, परंतु मानदंडों की आत्म निविष्टता पर बल देना, धर्मांधता एवं संस्थागत मानव व प्राकृतिक संसाधन के शोषण की अनुपस्थित, यह ऐसे दो प्रमुख तथ्य हैं जो भारत की वास्तविकता और परंपराओं को यूटोपिया आदर्श राज्य से जोड़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि लेखक ने राज्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ पर बल देने के लिए किया है। ए है इतिहास के संपूर्ण काल के दौरान राज्य और व्यक्ति के बीच प्रतिरोधी संबंध का होना। बी है किसी निश्चित समय काल तक राज्य और व्यक्ति के बीच किसी संघर्ष का ना होना। सी है राज्य के प्रभुसत्ता की अवधारणा और डी है धर्म पर आश्रय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी किसी निश्चित समय काल तक राज्य और व्यक्ति के बीच किसी संघर्ष का ना होना।
नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत की धर्मनिरपेक्षता का मुख्य लक्षण कौन सा था? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो है धार्मिक आधार पर भेदभाव ना करना, बी है धर्म के प्रति पूर्ण उदासीनता, और सी है सामाजिक पहचान के लिए कोई स्थान नहीं, और डी है पारस्परिक विधि को ना मानना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 46 में होगा ए, यानी धार्मिक आधार पर भेदभाव ना करना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से थॉमस मोर की यूटोपिया का मूल ढांचा किससे प्रेरित है? ए है धार्मिक सहनशीलता की भारतीय परंपरा से, बी है भारतीय शासकों द्वारा धार्मिक समूहों पर जुल्म, सी है भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता, डी है भारतीय राज्य के प्रति यूरोपीय बोध। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, धार्मिक सहनशीलता की भारतीय परंपरा थे। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक भारत का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो ए है यूटोपियन राज्य की प्रतिकृति, बी है विधि की एकरूपता, सी है पारंपरिक मूल्य प्रणाली का पालन, डी है धर्मांधता की अनुपस्थिति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब धर्मांधता की अनुपस्थिति। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? ए है लोगों का एक साझे नेतृत्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, बी है विभिन्न ऐतिहासिक उद्गम स्थलों के सामाजिक समूह जो एक दूसरे से भौगोलिक आर्थिक एवं राजनीतिक भाव से जुड़े हुए हैं का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और सी है सभी समूहों का सामाजिक एकीकरण, और डी है सभी सामाजिक समूहों का सांस्कृतिक समीकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ है? ए है प्रौद्योगिक सिद्धांत, बी है परिक्षेपण सिद्धांत, सी है न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत, और डी है सूचना सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सूचना सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 के लिए किसे दिया गया? तो करण जौहर को, आमिर खान को, आशा भोसले को, और गुलजार को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलजार को दिया गया था 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट सवाल है, छायाचित्रों छायाचित्रों को करना आसान नहीं है, प्रकाशन, सुरक्षण, विसंकेतन और परिवर्तन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विसंकेतन। छाया चित्रों को विसंकेतन करना आसान नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, टेलीविज़न को चालू करने पर जो कण से दिखाई पड़ते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ए कहा जाता है स्पार्क्स, बी है ग्रीन डॉट्स, सी है स्नो, और डी है रेन ड्रॉप्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्नो कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक वृत्तिक संचार में एनकूटर एनकूटर डीकूटर हो जाता है जब वहाँ हो, यानी कि शोर हो, श्रोता हो, आलोचनात्मकता हो, फीडबैक हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फीडबैक हो। नेक्स्ट सवाल है, मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं? ए है लघु परिपथ, बी है अंतर्विरोध, सी है अस असमतलता, और डी है एंट्रोपी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एंट्रोपी। मौखिक संचार में व्यवधान आने को एंट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी कुटिन विधि के अंतर्गत शब्द क्वेश्चन को डोमेस्टिक के रूप में कूट किया गया है। इसी कूटिंग में शब्द यानी रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी OMESICEM कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, यदि श्रृंखला 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 को इसी ढंग से चालू रखा जाए, निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में कौन सा आंकड़ा नहीं आता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 33 नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल है, BBFE
IIMLPP। तो इसके बाद क्या आएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि TS आएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर तक चलता रहा। अपने घर से वो कितनी दूरी पर था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 किलोमीटर की दूरी पर था। नेक्स्ट सवाल है, एक डाकघर में 7 रुपये, 8 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्गित टिकटें उपलब्ध हैं। वो कौन सी राशि है जिससे ये टिकटें नहीं खरीदी जा सकती? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 19। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया।